जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए मॉडल पेपर के अंदर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग जल्दी ही अपने फुल मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी फुल मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी श्रृंखला में आज हम लोगों का ये पहला मॉडल पेपर आया है और इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपको यकीन होने लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा की ओर जा रही है। और ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का। तो धैर्य रखिएगा और क्वेश्चनों को देख के घबराइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को बड़े धैर्य से कीजिएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो 5 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं खुद आंसर उसका बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। और आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में माप और तोल यानी वेट एंड मेजर का प्रभारी अधिकारी कौन था। अब बात की गई है मौर्य प्रशासन यानी मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो माप और तोल होती थी उसका जो मुख्य यानी जो अधिकारी होता था यानी जो मुख्य प्रभारी हुआ करता था वो कौन होता था। और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो इनमें से क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोतवा अध्यक्ष। यानी जो मौर्य प्रशासन के अंदर जो वेट एंड मेजर का प्रभारी अधिकारी होता था वो पोतवा अध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप लोगों को 2-3 और पॉइंट सीखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीता अध्यक्ष, तो मौर्य प्रशासन के अंदर सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो जो कृषि का अधिकारी होता था, जो कृषि का मुख्य अधिकारी होता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और जैसे कि शुल्का अध्यक्ष, और शुल्का अध्यक्ष किसे कहते थे, तो शुल्का अध्यक्ष जो है वो टैक्स यानी कर का जो अधिकारी हुआ करता था उसे कहा जाता है। और समाहर्ता अध्यक्ष ये किसको कहा जाता था, ये भी अधिकारी हुआ करता था। और ये किसका अधिकारी हुआ करता था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि समाहर्ता किसे कहा जाता था मौर्य प्रशासन में, तो आप लोगों को कमेंट करना है 1 नंबर क्वेश्चन में और समाहर्ता लिखना है। मैं आप लोगों को खुद कमेंट में बताऊंगा कि ये किसका अधिकारी हुआ करता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। यानी जो कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो कौन था, क्या महाकश्यप थे, सबाकामी थे, या मोगली पुत्तिष्ट थे, या वसुमित्र। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर कुंडलवन के अंदर, उसमें वसुमित्र जो थे वो हमारे अध्यक्ष थे। तो वसुमित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। खातोली का युद्ध जो कि 1517 ईस्वी में राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। तो खातोली का युद्ध, पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कब लड़ा गया था, तो 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच, एक तरफ थे राणा सांगा और एक तरफ थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खातोली का युद्ध लड़ा गया था। तो ये आप लोगों को याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है सिर ए अकबर शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। और ये अनुवाद किसने किया था, तो दारा सिकोहा जी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा कि 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस बार बार पूछता है और यूपी होमगार्ड में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस लेखपाल में एक बार पूछा भी जा चुका है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1838 ईस्वी में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, क्या द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, या राधाकांत देव ने की थी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, या शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो किसने की थी, ये द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस अधिनियम ने 1891 में लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो किसने कर दी थी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहमति की आयु अधिनियम। सहमति की आयु अधिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि 1891 में आया था। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा कि लोथल हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, और लोथल यानी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल जो कि हड़प्पा स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और भोगवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रीय परिषदों यानी जोन काउंसिल्स की स्थापना किसके तहत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स की स्थापना किसके तहत की गई थी। तो किसके तहत की गई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस रिट का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार या वारंट से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये रिट से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो किस रिट का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार या वारंट से है। तो क्वा वारंटो यानी अधिकार परीक्षा का संबंध किस अधिकार या वारंट से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो कौन थे? क्या बी आर अंबेडकर थे, या एम सी शीतलवाड़ थे, या के एम मुंशी थे, या एच आर खन्ना थे। तो कौन थे? एम सी शीतलवाड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक जो होती है, जो कि आर्टिकल 108 के अंदर है संयुक्त बैठक, और इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों को बताना है किससे लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 44 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की संसद के किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है। आवश्यक न्यूनतम कोरम के बारे में पूछा गया है। तो क्या है आवश्यक न्यूनतम जो कोरम है वो 1/10 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीएसटी काउंसिल को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, और जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछा गया है, और जीएसटी काउंसिल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 279 ए के अंदर रखा गया है। तो अनुच्छेद 279 ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा है, और भारत में पूछा गया है। तो भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है, यानी पहला बैंक पूछा गया है। तो कौन सा बैंक पहला है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन करता है सिफारिश? सिफारिश करता है सीएसीपी। सीएसीपी सिफारिश करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गिनी गुणांक की बात की गई है, तो गिनी गुणांक का जो उपयोग है वो आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। तो यानी इनकम इनइक्वालिटी को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना रोलिंग प्लान अनवरत योजना किस अवधि के दौरान शुरू किया गया था। यानी रोलिंग प्लान की बात की गई है, तो रोलिंग प्लान को कब लाया गया था? तो रोलिंग प्लान को 1978 से 80 के बीच लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का अर्थ है, एनपीए का अर्थ पूछा गया है,
और एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित संपत्ति, ये एनपीए का पूर्ण रूप है और इसका अर्थ भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सेबी की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी, यानी सेबी की स्थापना की बात की गई है और सेबी की स्थापना के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो किसने की थी? जीएस पटेल समिति, जीएस पटेल समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जीएस पटेल समिति का संबंध किससे है अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो सेबी से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, और नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि महाबलेश्वर से जो है वो कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि झारखंड का कोरंडमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोंडरमा जिला कहाँ है? तो झारखंड के अंदर है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है कोरंडमा जिला? क्या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों से पूछा गया है कि कोंडरमा जिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। क्या लौह अयस्क होगा या अभ्रक होगा? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या लौह अयस्क होगा या अभ्रक होगा? तो अभ्रक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोग झारखंड का जो कोंडरमा जिला है इसे जरूर याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो कि खनिज से संबंधित होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जरूर जाते हैं, तो याद रखिएगा कोंडरमा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ के बारे में पूछा गया है। तो धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? क्या विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, या सतपुड़ा की, या अरावली की, या नीलगिरी की? तो जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, यानी 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैंगो शावर्स कहां आमतौर पर होने वाली प्री मानसून वर्षा है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैंगो शावर्स कहां आमतौर पर प्री मानसून वर्षा है, यानी मानसून से पहले होने वाली वर्षा है, तो कहां होती है? केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, यानी केरल और कर्नाटक में ये वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन है, यानी एरिया वाइज पूछा गया है। तो किस भारतीय राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, और पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध को याद रखिएगा ब्यास नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनेकांतवाद की दार्शनिक अवधारणा किसका मूल सिद्धांत है। अनेकांतवाद की दार्शनिक अवधारणा किसका मूल सिद्धांत है? क्या बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, सिख धर्म का है, या वैष्णव धर्म का है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैनिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंचायतन शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा मंदिर है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो पंचायतन शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुडियाट्टम किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुडियाट्टम किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है?
तो ये पूछा गया है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो किस राज्य का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कुडियाट्टम अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रसिद्ध साहित्यिक कृति अमुक्ता माल्यादा किसके द्वारा लिखी गई है? और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो तेनालीराम ने लिखी है, कृष्णदेव राय ने लिखी है, या अल्लासानी पेद्धाना ने लिखी है, या हर्ष ने लिखी है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में ठुमरी किस शैली से जुड़ी है? ठुमरी के बारे में पूछा गया है और ठुमरी किस संगीत से जुड़ी है? तो उपशास्त्रीय हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयुक्त शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? और शक संवत की शुरुआत की बात की जाए तो कब हुई थी? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शक संवत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा कि ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत किसी राज्य के शामिल होने के लिए क्या शर्त है? और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में परेशान कर सकते हैं कि ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत किसी राज्य के शामिल होने के लिए क्या शर्त है? तो बाजार शुल्क की एकल बिंदु लेवी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन टफ था पर इतना टफ नहीं है, आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हूबहू दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर डंपिंग का अर्थ पूछा गया है तो क्या अर्थ होगा? विदेशी बाजार में घरेलू बाजार से कम कीमत पर सामान बेचना। विदेशी बाजार में घरेलू बाजार से कम कीमत पर सामान बेचना, यही डंपिंग है, यही डंपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स किसके लिए एक आर्थिक संकेतक है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो किसके लिए एक आर्थिक संकेतक है? तो शिपिंग और व्यापार लागत के लिए संकेतक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में जनगणना शहर सेंसस टाउन के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक क्षेत्र को 75% नियम को पूरा करना होगा, जिसका अर्थ क्या है? ये पूछा गया है। 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ये जो क्वेश्चन था वो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में आदिवासी समुदायों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति 2013 में गठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 38 का जो संबंध है वो किस समिति से ये पूछा गया है, यानी आदिवासी समुदायों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति लाई गई थी या गठित की गई थी, जो कि 2013 में थी? तो खाका समिति गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि खाका समिति का संबंध किससे है? तो आदिवासी समुदाय से खाका समिति का संबंध है, तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या था? और ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सो 943 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 943 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन जो है वो किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है, वन से संबंधित है, या प्रवाल भित्तियों से संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्रभूमि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर यानी विश्व विरासत शहर किस शहर को घोषित किया गया? तो पहला विश्व विरासत शहर कौन सा शहर बना है? क्या जयपुर है, वाराणसी है, या अहमदाबाद है, या दिल्ली है? तो कौन है? अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? और ये कथन संविधान से संबंधित है और प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? क्या बी आर अम्बेडकर ने कहा था,
N.A. पालकीवाला ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या के.एम. मुंशी ने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कांगो नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी को कहीं कहीं जायरे नदी भी लिखा है। तो आप लोगों को ऑप्शन में जो भी मिलेगा आप लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, और इसे पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। आशापूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये पहली महिला थी जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था, किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? और तालीकोटा के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। और तालीकोटा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 ईस्वी में हुआ था, और ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच लड़ी गई थी ये लड़ाई, और इसमें विजयनगर की करारी हार हुई थी, और इसके बाद विजयनगर का पतन ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पुणे के अंदर स्थित है। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ है? ये पुणे के अंदर है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस खेल में लिबेरो शब्द का प्रयोग किया जाता है? और लिबेरो शब्द का जो प्रयोग है वो वॉलीबॉल के अंदर किया जाता है। तो वॉलीबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? यानी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है, और 112 के अंदर बजट शब्द का यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा गया है। तो 112 के अंदर बजट का प्रावधान है, और 108 जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था के लिए है। तो 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाने जाने वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। और आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। यानी सरकारिया जो आयोग है वो किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो किससे संबंधित है सरकारिया आयोग? इसके ऑप्शन को देखिएगा। सरकारिया जो आयोग है वो केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि परमाणु रिएक्टरों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल यानी हैवी वाटर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यानी जो भारी जल होता है जिसका सूत्र होता है D2O यानी भारी जल होता है, उसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इंसुलिन अग्नाशय के किस भाग द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है वो अग्नाशय के किस भाग से स्थापित होता है? तो ये बीटा कोशिकाओं यानी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है, यानी बीटा कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह की जो एसआई इकाई है यानी मात्रक पूछा गया है, तो क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 है कि एलपीजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक हैं, यानी एलपीजी के अंदर कौन कौन से तत्व यानी कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बारिश की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बारिश की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बारिश की जो बूंदें हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो गोलाकार स्थिति में आ जाती हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स हमारे पास कोई डिजिटल पेन नहीं है इसलिए हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें हैं वो नीचे आती हैं और अपना जो रूप है वो गोलाकार आकार का धारण कर लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा वो पृष्ठ तनाव होगा। तो पृष्ठ तनाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 57 है सिंगरौली कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये सोनभद्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों यानी अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी थी। 2024 तक पूछा गया है, तो 2024 तक 10 थी, करंट का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सितार और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पटियाला पर हुआ था। यानी अमीर खुसरो की जन्म स्थली की बात की गई है, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कासगंज के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ब्रज क्षेत्र के किस लोक नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 तेल के दीपकों का पिरामिड रखकर नृत्य करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा परेशान कर भी सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो 108 तेल के दीपकों का पिरामिड रखकर नृत्य करती हैं महिलाएं, कहाँ पे करती हैं और ब्रज क्षेत्र के अंदर ये किया जाता है। तो लोक नृत्य कौन सा होता है, तो चरकुला के अंदर ऐसा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चरकुला में जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि 108 तेल के दीपक रखकर पिरामिड आकार का बनाया जाता है और फिर महिलाएं नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ऐतिहासिक बटेश्वर मेला जिसे पशु मेला के रूप में भी जाना जाता है किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो बटेश्वर मेला तो इसे यमुना नदी के तट पर लगता है और पशु मेला के रूप में भी जानते हैं, तो बटेश्वर मेला जो कि यमुना नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, क्या आगरा में लगता है, क्या आगरा में लगता है। तो जी हाँ, बटेश्वर मेला जो है वो आगरा के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि रायबरेली की पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ी हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, रायबरेली से संबंधित हैं सुधा सिंह, और ये इंपॉर्टेंट नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, सुधा सिंह। और ये किस खेल से संबंधित हैं ये पूछा गया है। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में इन्होंने ये जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज किस शहर में स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम को पूरे राज्य में किस वर्ष लागू किया गया और इसे कब लागू किया था पूरे राज्य के अंदर। तो 1958 के अंदर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मैग्ना कार्टा स्वतंत्रता का महान चार्टर जिसे अक्सर मानवाधिकारों का मूल कहा जाता है किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे 1215 के अंदर हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है, या संवैधानिक है, वैधानिक है या कार्यकारी है, कैसा है। तो ये एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की स्थापना किस वर्ष के एनआई अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2008 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है, या धारा 66 ए या धारा 66 एफ या धारा 67 या धारा 65। तो धारा 66 एफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो 66 एफ संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 3 बीघा कॉरिडोर मुद्दा भारत और किसके बीच सीमा विवाद से संबंधित है? और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और इस पे विवाद भी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत चीन सीमा यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स की सुरक्षा के लिए कौन सा सशस्त्र बल जिम्मेदार है? क्या बीएसएफ जिम्मेदार है या आईटीबीपी या एसएसबी या असम राइफल? तो आईटीबीपी जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत की G20 अध्यक्षता के लिए विषय वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया था? तो किससे लिया गया था? क्या मुंडोक उपनिषद से लिया गया था या महाउपनिषद से या कठ उपनिषद से या मांडूक्य उपनिषद से? तो ये महाउपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन करंट का पूछा गया है और ये 2023 का क्वेश्चन है कि 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? क्या स्वीडन बना है या फिनलैंड या यूक्रेन या जॉर्जिया? तो फिनलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि रोम स्टेट्यू किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना संधि है? तो रोम संविधि के बारे में पूछा गया है और एक किसकी स्थापना संधि से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो IMF जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अंग्रेजी भाषा में किसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो अमिताभ घोष जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? दादा साहब फाल्के की शुरुआत के बारे में पूछा गया है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 के अंदर हुई थी। 1969 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि नुसंतारा को आधिकारिक तौर पर किस देश की भविष्य की राजधानी घोषित किया गया है? और नुसंतारा के बारे में पूछा गया है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नुसंतारा को इंडोनेशिया की आधिकारिक तौर पर राजधानी के रूप में भविष्य में घोषित किया गया है। तो इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि 1 जनवरी 2023 को किस देश ने अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आप लोगों को पहले प्रैक्टिस सेट में एक बार और भी करवा भी चुका हूं। तो किसने अपनाया है? तो क्रोएशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है किस ऐतिहासिक आंदोलन की याद दिलाता है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है और ये हमें याद दिलाता है किसकी याद दिलाता है? स्वदेशी आंदोलन की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि रेडियोधर्मिता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी ये पूछा गया है। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो हेनरी बेकेरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 81 को ध्यान से देखिएगा कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? और बैरोमीटर के आविष्कार की बात करेंगे तो किसने किया था? इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। और ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि बैरोमीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो टोरिसेली ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि होम इन द वर्ल्ड नामक प्रसिद्ध संस्मरण के लेखक कौन है। तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक के बारे में पूछा गया है और ये अमर्त्य सेन जी का संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को ध्यान से देखिएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में CTR का क्या अर्थ है। CTR का अर्थ है क्लिक थ्रो रेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CTR की फुल फॉर्म पूछी गई है तो क्लिक थ्रो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि मेटावर्स शब्द पहली बार किस साइंस फिक्शन उपन्यास में गढ़ा गया था। तो किसमें गढ़ा गया था? स्नो क्रैश में गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई पंचामृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। और पंचामृत योजना के बारे में पूछा गया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो गन्ने की उत्पादकता इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू में कितना बजट आवंटित किया गया था। तो कितना बजट आवंटित किया गया था? 1000 करोड़ आवंटित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि महिला सम्मान बचत पत्र के तहत दी जाने वाली निश्चित ब्याज दर क्या है। और ये ब्याज दर जो है वो 7.5% है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि स्टैंड अप इंडिया योजना ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए किसे ऋण प्रदान करती है। तो ये किसे ऋण प्रदान करती है? ये केवल SC और ST महिलाओं को प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 88 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, SC ST और महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है। और तरुण के लिए जो अधिकतम ऋण सीमा है वो पूछी गई है तो कितनी है? 10 लाख है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और तरुण के लिए 10 लाख सीमा रखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा कि PM मित्र पार्क किस क्षेत्र के विकास से जुड़ा है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। और PM मित्र पार्क किस क्षेत्र के विकास से जुड़ा है? तो ये कपड़ा टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कोरियोलिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कि जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। और ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है और जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो दावोस में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दावोस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये स्विट्जरलैंड के अंदर है तो कहीं कहीं आप लोगों को कभी कभी दावोस ना देके स्विट्जरलैंड भी दे सकता है। तो याद रखिएगा कि जनवरी 2024 में जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कि किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था। तो किसने किया था सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन? और इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप जानते होंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कि 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में किस कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। तो किसकी मेजबानी की गई थी? तो तीरंदाजी की मेजबानी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग 2024 में नहीं है। तो कौन सी टीम नहीं है इनमें से? तो इनमें से कोलकाता पायरेट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी हरियाणा स्टील्स थी और पुडेरी पल्टन भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन यात्रा प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर एक 100 ब्रांडेड यात्रा डेबिट कार्ड शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? तो
ismytrip.com ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कि भारत का मानक यामोत्तर क्या है, और भारत का मानक यामोत्तर पूछा गया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 82.5 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री। और कहीं कहीं 82.5 ना लिख के आपको 82 सही 1/2 डिग्री भी लिखा मिल सकता है, तो आप लोग इसे भी याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कि सितंबर 2024 में भारत रक्षा विमान प्रदर्शनी इंडेक्स 24 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? क्या जोधपुर में आयोजित की गई थी, लखनऊ, चेन्नई या जयपुर? तो जोधपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान ये नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में कौन सा पठार अपने समृद्ध सोने के भंडार के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा पठार जाना जाता है समृद्ध सोने के भंडार के लिए? तो छोटा नागपुर पठार, ये इंपॉर्टेंट है और इसी को सोने का समृद्ध भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का जो मॉडल पेपर था उसके 100 क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगे होंगे, लेकिन अगर आप इन ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं और ऐसे क्वेश्चनों में आप 60-70 तक पहुंच रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है। और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को अटेम्प्ट करने का मतलब है, ऐसे क्वेश्चनों को देखने का मतलब है कि आपको अपनी तैयारी जज करने का असली जो तरीका है वो मिल रहा है। क्वेश्चन टफ थे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट, ये मॉडल पेपर कोई आसान मॉडल पेपर नहीं था। इससे आसान ही आपका होमगार्ड का पेपर आएगा, इससे कठिन आपका होमगार्ड का पेपर नहीं आ सकता। तो आप लोग ऐसे ही मॉडल पेपर को मेरे साथ करते रहिए और क्वेश्चंस को भी करते रहिए। कभी कभार हम लोग आसान प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, पर ये जो मॉडल पेपर है ये एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे नज़रिए से। और इसके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे ही क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। और जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो आज हमारा पहला ही जो है वो मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर 1 नंबर वाला है जो आज हम लोगों ने करवाया है। और इसके बाद में कल हो सकता है, कल मैं आप लोगों को दूसरा मॉडल पेपर करवाऊंगा। फिर इसी तरीके से हम लोग लगभग 30 मॉडल पेपर करेंगे और इन 30 मॉडल पेपर्स के अंदर हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में आपका एग्जाम्स जब तक आएगा तब तक आप लोगों की तैयारी शानदार हो जाएगी। तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट एक मॉडल पेपर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।